नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी पूरे जोश से कर रहे होंगे। काफ़ी समय बाद, लगभग 6 महीने बाद मैं फिर से आपके बीच आया हूँ। इस बीच आपके मैसेज और सपोर्ट ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। उसके लिए दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। IBPS AFO और हरियाणा ADO के एग्ज़ाम होने वाले हैं। इन दोनों ही एग्ज़ाम में, बल्कि आने वाले हर एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में एग्रीकल्चर करंट अफेयर का इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है। इसलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज एग्रीकल्चर करंट अफेयर 2025। इसका ये पार्ट 1 है। ऐसे ही आगे 15 पार्ट्स आते रहेंगे। कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की। विच डिजिटल इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाई IIT मद्रास। IIT मद्रास ने कौन सा डिजिटल पहल शुरू की? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट विस्तार। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट विस्तार जो है IIT मद्रास और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई। वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। इसमें लगभग 12,000 किसानों का डेटा जो है वो विस्तार पोर्टल पर ऐड किया जाएगा, जिससे कि किसानों तक जो टेक एक्सेस है वो आसानी से मिल सकेगा। टेक एक्सेस का मतलब ये हुआ कि जो नए नए स्टार्टअप हैं, टेक्नोलॉजी हैं, सर्विसेज हैं, वो किसानों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। स्टूडेंट्स, डिजिटल सपोर्ट भी किसानों को दिया जाएगा इसके थ्रू, जिसमें फसल सलाह जो होगी वो दी जाएगी, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, सरकारी योजनाएं, इस तरीके की जो जानकारियां हैं वो किसानों तक आसानी से पहुंचाई जा सकेंगी। इसका आउटकम क्या होगा, इसके फायदे क्या क्या होंगे किसानों को, ये बता दूं मैं। किसानों की आय बढ़ेगी और एक्सटेंशन सिस्टम और मजबूत बनेगा, ऐसा कहना है IIT मद्रास का। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वेयर सेलेक्टेड अंडर PM धन धान्य कृषि योजना। PM धन धान्य कृषि योजना कितने जिलों में लागू की गई? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 100 जिलों में। 100 डिस्ट्रिक्ट्स में PM धन धान्य कृषि योजना को लागू किया गया है। स्प्रिंट्स, गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि अगले 5 वर्षों में 70 मिलियन टन अतिरिक्त स्टोरेज क्षमता को बढ़ाया जाए और आधुनिक गोदाम और भंडारण सुविधा को विकसित किया जाए। आधुनिक गोदाम होंगे और आधुनिक भंडारण सुविधा होगी, जिससे कि जो फसल होगी किसान की उसकी बर्बादी कम होगी और किसानों को बेहतर लाभ मिल सकेगा। इसका महत्व है कि कृषि सप्लाई चेन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कृषि सप्लाई चेन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना। विच वर्किंग पेपर डिड नाबार्ड रिलीज। नाबार्ड ने कौन सा वर्किंग पेपर जारी किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इनहांसिंग रेजिलियंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में रेजिलियंस, लचीलेपन को बढ़ावा देना। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मकसद है कि क्लाइमेट चेंज या उसके जैसी होने वाली किसी भी तरीके की चुनौती से किस तरीके से एग्रीकल्चर को हम मजबूत बनाएंगे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, निवेश, इन्वेस्टमेंट करके, योजनाओं का इस्तेमाल करके हम एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल और रेजिलियंट कैसे बना सकते हैं। इस पेपर में ये सारी बातें मेंशन की गई हैं। ये पेपर फार्मर्स के लिए ही नहीं, पॉलिसी मेकर्स या फिर फॉर्मल वेलफेयर जो प्रोग्रामर हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। व्हाट वाज द थीम ऑफ ICR's इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ICR ने किस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रेन फेड एग्रीकल्चर। रेन फेड एग्रीकल्चर पर ICR में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका उद्देश्य था कि किस तरीके से वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा दिया जाए और मोटे अनाजों की खेती को भी बढ़ावा दिया जाए। स्टूडेंट्स, रेन फेड एग्रीकल्चर वो जगह होती है जहाँ पर खेती मुख्यतः बारिश के पानी पर निर्भर करती है, ना कि सिंचाई पर। ठीक है, भारत में लगभग 60% एरिया रेनफेड है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का लगभग 40% जो हिस्सा है वो रेनफेड एरियाज में ही ग्रो किया जाता है। और इसमें जो फसलें उगाई जाती हैं वो मैं आपको बता दूं, मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, दलहनी फसलें, चना, अरहर, मूंग हो गई, तिलहनी फसलें, सरसों, तिल हो गए। इस तरीके से ये फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो एक निर्धारित नहीं होता है कि किस वर्षा कब होगी, या फिर अनिश्चित वर्षा कह सकते हैं, कम पानी हो सकता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो जाती है। व्हाट इज द एम ऑफ प्रोजेक्ट विस्तार। प्रोजेक्ट विस्तार का उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कृषि स्टार्टअप को जोड़ना, लिंकिंग कृषि स्टार्टअप। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जो डिजिटल सपोर्ट दिया जाएगा किसानों को या फिर टेक एक्सेस दिया जाएगा, उसमें जो नए नए स्टार्टअप है, टेक्नोलॉजी है, सर्विसेज हैं, वो किसानों तक आसानी से पहुंचाई जा सकेंगी।
विच एडवाइजरी बुकलेट वाज रिलीज्ड बाय आईसीएआर? आईसीआर ने कौन सी सलाह पुस्तिका जारी की है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, खरीफ एग्रो एडवाइजरी। स्टूडेंट्स, आईसीआर के द्वारा हाल ही में खरीफ सीजन के लिए एग्रो एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें किसानों को 5 खास बातों का ध्यान रखना होगा। पहला ये कि किसान सर्टिफाइड सीड का ही इस्तेमाल करें, ऐसा एडवाइजरी में लिखा गया है। दूसरा ये कि बारिश की स्थिति के अनुसार वाटर मैनेजमेंट करें। वाटर मैनेजमेंट में क्या करना होगा कि जो फील्ड बंडिंग है, मल्चिंग है, लाइफ सेविंग इरिगेशन है, इनको मैनेज करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सॉइल टेस्टिंग के अनुसार ही फर्टिलाइजर का खेत में इस्तेमाल करें। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आईपीएम का इस्तेमाल करें, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से ही कीटों का प्रबंधन किया जाए। पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसानों के लिए जो उनको राहत देगा कि क्रॉप इंश्योरेंस योजनाओं का लाभ लें, जिससे कि वो इंश्योर रह सकें। ओडिशा इशूड एसओपी फॉर विच सीड टाइप? ओडिशा ने किस बीज संरक्षण के लिए एसओपी जारी किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लैंड्रेस सीड। एस्पिरेंट्स, आइए जानते हैं एसओपी क्या है। एसओपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो उड़ीसा सरकार ने श्री अन्ना अभियान के अंतर्गत एसओपी जारी किया है। इसका उद्देश्य है कि जो ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज हैं, ठीक है, उनको फॉर्मल सीड सिस्टम में शामिल किया जाए। ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज जिसको बोला जाता है लैंड्रेस, लैंड्रेस सीड को भी उड़ीसा सरकार का कहना है कि फॉर्मल सीड सिस्टम में शामिल किया जाए। स्टूडेंट्स, देखने में साधारण सा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे? क्योंकि एएफओ के एग्जाम में डायरेक्टली आपसे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि एएफओ ऐसे ही इनोवेशन करता रहता है। वाई डिड कोकोनट ऑयल प्राइसेज राइज? कोकोनट ऑयल की कीमतें क्यों बढ़ी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक आपूर्ति संकट, ग्लोबल सप्लाई क्राइसिस की वजह से। हाल ही में आपने देखा होगा कि कोकोनट का जो ऑयल है उसकी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। उसका रीज़न मैंने आपको पहला ये समझाया, ग्लोबल सप्लाई क्राइसिस। दूसरा रीज़न आयात निर्यात से भी रिलेटेड है, क्योंकि वर्ल्ड में फिलीपींस और इंडोनेशिया दो ऐसे देश हैं जहाँ पर कोकोनट का खूब ढेर सारा उत्पादन होता है और वो एक्सपोर्ट भी खूब करते हैं। अब यहाँ पे उत्पादन क्या हुआ, अचानक से डाउन हो गया, जिसकी वजह से सप्लाई चेन में कमी आ गई और भारत से निर्यात बढ़ने लगा, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज जो है वहाँ पर कोकोनट ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे कोकोनट ऑयल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कॉस्मेटिक चीज़ों में। ठीक है, और इसके चलते भारत की जो घरेलू कीमतें हैं कोकोनट ऑयल की, वो राइज कर गई। इंडियाज फर्स्ट एक्वाटेक पार्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आसाम राज्य में। आसाम राज्य के सोनापुर में वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा जी के द्वारा इस एक्वाटिक पार्क का उद्घाटन किया गया। ये एक्वाटिक पार्क जो है वो टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग का एक केंद्र होगा, जो एक शो केसिंग इनोवेशन के रूप में काम करेगा। एस्पिरेंट्स, यहाँ पर आधुनिक तकनीकों को देखा जा सकता है, जैसे कि एक्वापोनिक्स, बायोफ्लॉक सिस्टम, ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडिंग, मॉडर्न फिश प्रोडक्शन। ये वहाँ पे इस तरीके के मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे, जिससे जो मछुआरे हैं उनको तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा और उनकी आय जो है बढ़ेगी। हु इनॉग्रेटेड द एक्वाटिक पार्क? एक्वाटिक पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हेमंत बिस्व शर्मा, आसाम के मुख्यमंत्री के द्वारा। What was the FAO फूड प्राइस इंडेक्स इन 2025? फूड प्राइस इंडेक्स 2025 में कितना रहा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 130.1। स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं फूड प्राइस इंडेक्स होता क्या है। ये एक सूचकांक है जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। ये बताता है कि दुनिया भर में जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनका जो दाम है वो कैसे घट बढ़ रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसका जो इंडेक्स है, ये लिया कैसे आता है? ये मुख्य 5 चीज़ें हैं जिनको शामिल करके फूड प्राइस इंडेक्स बनाया जाता है। तो पहली है सीरियल्स, दूसरी है वेजिटेबल्स, तीसरी है मीट, चौथी है डेयरी और पांचवा है शुगर। इन्हीं पांचों का इस्तेमाल करके फूड प्राइस इंडेक्स बनाया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा अभी तक ये रहा है 2018 में। 2018 में फूड प्राइस इंडेक्स था 159.7।
यस फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे हिट करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।